हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का एक नया टॉपिक जो कि है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप लोगों ने ये चैप्टर क्लास 8 में, 9th में और आज यहाँ पे क्लास 10th में आप लोग पढ़िएगा। क्लास 9th में आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पे क्या है, युग्म है। युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर होता है। पेयर आप लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ का पेयर हो गया, जैसे मान के चलिए जूता का पेयर हो गया, चप्पल का पेयर हो गया, या आप लोग किसी भी तरीके का जो जोड़ा देखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ा। जोड़ा मतलब क्या हो गया कि वो दो एक समान होना चाहिए, मतलब दो कोई भी चीज़ है वो एक जैसा होना चाहिए, वो क्या हो गया, आपका पेयर हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब कि यहाँ पे दो टर्म होगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे दो चर का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे दो वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होता है, जो संख्या अननोन हो, जो हमको पता नहीं हो। पता मतलब जैसे कि हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन क्या है, मान के चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं x + y = 7। तो यहाँ पे जो x है ये क्या है, एक वेरिएबल है, मतलब एक चर है, और जो y है वो आपका दूसरा वेरिएबल है, मतलब वो दूसरा चर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो चर हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, दो चर, और यहाँ पे = के बाद 7 लिखे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका एक समीकरण हो गया। जो हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा के अंदर दो चीज़ होता है। एक होता है कि आपका अलजेब्रिक इक्वेशन, मतलब कि जो अलजेब्रा जो बीजगणित का समीकरण होता है, और एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक होता है और एक बीजीय जो है वो समीकरण होता है। तो देखिए समीकरण में क्या होगा, आपका = के बाद या तो 0 होगा या नहीं तो आपका कुछ संख्या होगा। तो देखिए 2x + 3 लिख दिए तो ये क्या हो गया, आपका एक बीजीय व्यंजक हो गया। x - y लिख दिए, ये क्या हो गया, आपका एक बीजीय व्यंजक हो गया। लेकिन हम इसको समीकरण तब बोलेंगे जब इसके जगह पे क्या लिखा रहेगा, 2x + 3y = 0, या लिखा रहेगा x - y = 10, या x - y = 0। के बाद मतलब बराबर के बाद अगर रहे कुछ संख्या तो वो क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग ये मतलब समझ गए ना कि दो चर वाले क्या हो गया। अब रैखिक का मतलब हम समझाते हैं। रैखिक मीन्स हो गया लीनियर। लीनियर मीन्स क्या होता है कि इसका जब भी ग्राफ बनेगा, जो इक्वेशन का आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, आपका रेखीय बनेगा, मतलब एक सीध में बनेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि रैखिक। और पिछले चैप्टर में भी बताए थे, जो बहुपद का चैप्टर था उसमें भी बताए थे कि रैखिक मीन्स क्या होता है कि आपका जिसका घात 1 हो, मतलब पावर 1 हो। यहाँ पे हम रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा आपका इक्वेशन, उसमें जो पावर रहेगा उसका मतलब 1 रहेगा, मतलब उसका जो घात रहेगा, जो हम पिछले चैप्टर में बताए थे, आप लोग पढ़े होइएगा पावर। तो पावर क्या होगा, उसका 1 होगा। तो रैखिक समीकरण यहाँ समझ गए, रैखिक भी समझ गए, समीकरण भी समझ गए। और युग्म क्या होता है, युग्म बता दिए, पेयर मतलब किसी भी चीज़ का जोड़ा हो। तो इस चैप्टर का जो भी मतलब है आप लोग समझ गए। तो देखिए इसमें हम पढ़ने से पहले आपको ये बताएंगे कि देखिए इसके नाम से क्या हमको पता चला कि यहाँ पे दो समीकरण होगा, और यहाँ पे क्या होगा, दो व्यंजक होगा, है ना, जिसके प्रयोग से हम लोग यहाँ पे जो है वो समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ते ही क्यों है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पढ़ना। हम लोगों ने 8 में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ रहे हैं, अभी 10th में है, और आगे जाइएगा तो आपका 11th में भी इसका आएगा। तो अभी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग इजीली समझ पाइएगा, मतलब कि रियल लाइफ में हम लोग इस सब चीज़ का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है हमको पढ़ना ये चैप्टर। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो उसका अगर यूज़ नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कि उसका यूज़ करना आप लोग को सीखना पड़ेगा। अगर मैथ आप लोग पढ़ते हैं तो मैथ का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ होता है वो हम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग को इसको समझाने के लिए हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए आप लोग दो दोस्त हैं, दो दोस्त जा रहे हैं कहीं सामान खरीदने, और आप लोगों को क्या मिला है, 30 रुपया मिला है। मतलब एक जो आदमी है उसको 30 रुपया मिला, और सेकंड जो है आपका दोस्त उसको भी 30 रुपया मिला। आप दोनों लोग यहाँ पे जा रहे हैं चॉकलेट खरीदने, तो आपको जो है वो दोनों जा रहे हैं तो दोनों आदमी डिफरेंट है, तो दोनों का चॉइसेस भी अलग अलग होगा, है ना। कि मतलब दोनों लोग जो खरीदेंगे आपका चॉकलेट तो अलग अलग टाइप का चॉकलेट खरीदेंगे, लेकिन 30 रुपया का ही टोटल लेना है। 30 रुपये का वो भी लेगा और 30 रुपये का ये भी लेगा। मतलब पैसा जो है यहाँ पे लिमिटेड है, मतलब इतना ही पैसा है। आप 30 रुपया में क्या लिए, ये लिए हैं, और एक ये लिए हैं। तो यहाँ पे दो आपका ये हो गया, सेम प्राइस का है दोनों, और ये अलग प्राइस का है। तो इस अमाउंट को हम x मानेंगे और इस अमाउंट को हम y मानेंगे। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो है ये आपका दोस्त खरीदा है
है ना। तो यहाँ पे क्या किया है ये कि ये अमाउंट ये वाला जो है ये एक पीस लिया है और यहाँ पे आप ये भी एक पीस लिए हैं और आप ये ले लिए हैं और ये आप कम लिए हैं और यहाँ पे ये 3 लिया है ये। तो इस अमाउंट को हम क्या मानेंगे कि ये वाला आपका x हो गया, समझ गए, और ये वाला इसमें x हो गया और इसमें ये y और ये y। तो यहाँ पे क्या है, इसका जब इक्वेशन हम बनाएंगे कि देखिए ये 30 रुपये का आपका टोटल आया है और ये यहाँ पे 30 रुपये का आया है, तो ये आप खरीदे हैं और ये आपका दोस्त खरीदा है। जब आप लोग चॉकलेट खरीदें तो चॉकलेट खरीदने के बाद आप लोग घर आ गए, जब घर आ गए तो आप लोग यहाँ पे इसका जो प्राइस है मतलब कितने में दिया है ये आप मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि एक चॉकलेट जो है ये कितने का है और ये चॉकलेट कितने का है, तो आप लोग प्राइस भूल गए क्योंकि आप लोग को 30 रुपया था, खरीदे और आ गए कि कौन कैसे दिया है। तो फिर हम लोग कैसे नहीं जान पाएंगे कि इस चॉकलेट का कितना प्राइस है और इस चॉकलेट का कितना प्राइस है। जो भी हमको निकालना होगा तो हम इस अमाउंट को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, और इसको क्या मानते हैं हम एक्स और इसको वाई मानते हैं। क्योंकि ये वाला जो टर्म है तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 चॉकलेट है ये, तो इसके जगह पे हम 2x लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 2x हो गया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 चॉकलेट है और हम 2 चॉकलेट ये वाला लिए हैं और 1 चॉकलेट ये वाला लिए हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो गया आपका प्लस y ले लेते हैं, प्लस y हो गया, ये 2x और ये प्लस y हो गया। और मेरे पास पैसा कितना था ये हमको खरीदने के लिए 30 रुपया, तो इक्वल टू हम यहाँ पे 30 ले लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इक्वेशन आ गया। इससे आपका जो दोस्त खरीदा है ये, तो ये आपका एक लिया है वो, तो ये वाला कितना हो गया, हम इसके जगह पे x लेते हैं और ये वाला चॉकलेट ये आपका वो 3 खरीदा है, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस 3y और उसके पास ये टोटल पैसा कितना था 30 रुपया था। तो यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन आ गया। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। अब इसको हम क्या कर देते हैं कि बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। किसी में भी अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड और लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग बचपन में भी ये चीज़ पढ़े होइएगा। तो देखिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 30 है ना, यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 30। अब यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 गुने x कितना हो जाएगा 2x, 3 दूना 6 तो प्लस 6y और यहाँ पे 30 दूना 60, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 60 आ गया। अब यहाँ पे माइनस, इसको माइनस, प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ये बच गया, तो ये यहाँ से जब माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका -5y और इसको यहाँ से घटाइएगा, ये -60 हो गया और ये 30 हो गया, तो घटेगा तो कितना होगा -30y, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y इक्वल टू कितना होगा 30/5, 5 से काट दीजिएगा तो 8 पंचे 40, मतलब y इक्वल टू 8 आ गया। अब आपका y का वैल्यू यहाँ पे 8 आ गया, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे कि आप ले लेंगे यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 30, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 30 हो गया। तो 2x के जगह x ले लेंगे, y के जगह 8 आया है तो यहाँ पे 8 इक्वल टू 30, यहाँ पे 2x इक्वल टू 30, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो -8, 2x इक्वल टू यहाँ पे इसको घटा लीजिएगा तो कितना होगा 22 होता है, और x इक्वल टू जब इस 2 को इधर डिवाइड में लाएंगे तो 22/2 कैंसिल हो गया, 11 आ गया। तो x का वैल्यू मेरा क्या आया है यहाँ पे 11 आया है और y का वैल्यू मेरा 8 आया है। तो हम लोग यहाँ से पता कर लिए है ना। तो देखिए हम जो पता किए जो x माने थे, तो यहाँ पे जो x वाला ये है और यहाँ पे जो ये y माने थे ये वाला y था है ना। तो x वाला इस अमाउंट में मेरा x का वैल्यू कितना आया है 11 आया है। मतलब कि यहाँ पे जो ये वाला जो चॉकलेट दिया तो एक चॉकलेट यहाँ पे ये कितना का आया है आपका जो है वो 11 का आया है और ये यहाँ पे कितना का आया है 8 का आया है, तब आपका 30 का जो है वो चीज़ सेटिस्फाई होगा। तो ये आपका जो है वो एक चॉकलेट आया 8 रुपये का और ये चॉकलेट आपका 11 रुपये का एक चॉकलेट आया है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हुआ है। अगर आपको अभी इस चीज़ में देखना है कि ये चीज़ आपका सही है या नहीं है तो इसको यहाँ पुट करके देख लीजिए। देखिए 11 दूनी 22 और 8 कीजिएगा तो 22 8 30, तो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे है ना। तो ये चीज़ से हम लोग इस तरीके से रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और भी इसका बहुत सारा उपयोग है, वो अभी हम सारा डिटेल में बताएंगे जब चैप्टर के
क्लोज जाइएगा आप और यहाँ पे सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम आप लोग को अच्छे से बताएंगे ये चीज़। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्या है कि आपका एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, मतलब एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब ये दोनों क्या है आपका यहाँ पे पेयर है, मतलब ये यहाँ पे जोड़ा है। तो दो इक्वेशन आपका रहेगा जो कि युग्म में रहेगा, तो ये क्या हो गया आपका एक चर है, मतलब इसका जो पावर है इस पे सब पे एक है, तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। आपको ये चीज़ दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले कुछ इसका कंडीशन होता है। यहाँ पे तो हम सॉल्व करके आपको दिखा दिए कि इस मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड क्या होता है, आपको इसमें अलग अलग टाइप का मेथड होता है और इसको समझने का जो कंडीशन होता है वो हम पहले समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है ना, लीनियर इक्वेशन का जो होता है ये। तो यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि जहाँ ए बी, जो ए और बी है और यहाँ पे क्या है ए बी और सी, ये तीनों क्या है आपका वास्तविक संख्या होगा। ए बी और सी देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं ना, तो ये वाला टर्म और आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक है, और ये आपका सी है। इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस वाई, और इसको हम इस साइड ले आ सकते हैं तो -30 इक्वल टू 0 है ना। इस इक्वेशन को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ए बी और सी क्या है आपका वास्तविक संख्या है, मतलब ए बी सी यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या होगा रियल नंबर, मतलब यहाँ पे ये चीज़ क्या है आपका वास्तविक संख्या है। और ए और बी का वैल्यू देखिए, ए और बी, ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे 0 नहीं होगा। ए और बी का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। अगर ए का वैल्यू 0 होता है तो देखिए सिर्फ वाई वाला बच जाएगा, है ना। यहाँ पे हम x के जगह पे 0 लेते हैं, वास्तविक संख्या नहीं लेते हैं। अगर 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। ये 0 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ एक चर होगा। तो आपको यहाँ पे दो चर वाले रैखिक तो नहीं बोल सकते, ये सिर्फ एक चर वाला हो गया, एक ही चर होगा ना, फिर इसमें y बच जाएगा। या नहीं तो इसमें बी जो है ये 0 हो गया, तो फिर भी आपका यहाँ पे एक ही चर बचेगा। तो यहाँ पे दो चर रहना चाहिए, मतलब जो x और y का जो टर्म है, जो x y का टर्म है, ये आपका 0 कभी नहीं होगा। और जो c वाला टर्म है, ये वाला टर्म जो आपका ये लिखे हम a b c, तो c जो है आपका 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ए बी का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, मतलब ये इसका बेसिक कंडीशन है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन निकालिएगा, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होता है। तो इसके जगह पे अगर आप रियल नंबर का वैल्यू पुट करते हैं, मतलब कि वास्तविक संख्या यहाँ पे रखते हैं, तो x के लिए कुछ भी मान रख सकते हैं ना, 1 से लेके अनंत तक का कुछ भी, कोई एक इक्वेशन लेके हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 लिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम x का वैल्यू क्या है 1 रख सकते हैं, y का वैल्यू भी अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0, मतलब ये 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। सेम इसी के बाद हम x का वैल्यू 2 रख देते हैं और y का वैल्यू भी 2 रख देते हैं। तो 2 गुने 2 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो 2 दूना 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 आ गया, है ना। तो यहाँ पे 5 आया वैल्यू और यहाँ पे 10 आया। इसी तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे x और y का, तो वैल्यू अलग अलग आएगा, है ना। देख लीजिए कोई भी इक्वेशन हो तो क्या करना है आपका, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका क्या होगा, यहाँ पे एक से अधिक आपका अनगिनत बोल सकते हैं, अनगिनत यहाँ पे उसका हल होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। किसी भी जो इक्वेशन है उस पर अगर चर मान मतलब ये x और y वाला को हम क्या बोलेंगे चर मान, तो चर मान का जो भी वैल्यू होगा वो अनगिनत हो सकता है। यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन का वैल्यू है वो अलग अलग आएगा, है ना। ये चीज़ आप लोग समझ गए, बेसिक कंडीशन है। यहाँ जो अभी हम बताएं ये तो सिंगल इक्वेशन के लिए ये चीज़ होगा, है ना। अगर ये आपका डबल हो, मतलब इस इक्वेशन के जगह इस टाइप का आपका पेयर बना रहे, है ना, तब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे देख लीजिए इसके जगह पे क्या होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं a1x प्लस b1y। देखिए यहाँ पे x y p q r s t z कुछ भी रखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाला टर्म सिर्फ आप अचर होना चाहिए। लेकिन हम x y के टर्म में लिख रहे हैं कि समझने में इजी हो। तो a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू c1 इक्वल टू 0 लिखे हैं। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पे अब देख लीजिए ये क्या हो गया आपका एक इक्वेशन हो गया, यहाँ पे ये पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया। तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन में हमको सॉल्व करने के लिए, मतलब ये समीकरण है आपका, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि
A1 B1 और यहाँ पे C1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये चीज़ क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, A2 B2 और C2 ये भी आपका रियल नंबर में होगा। हम क्या बोले थे, ये वाला टर्म जीरो हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर वाला जो है वो जीरो नहीं होगा। तो ये कंडीशन हो गया। और इसी के अंदर देखिए, इसको हम कंबाइंड करके यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब एक ही साथ लिख देते हैं A1 B1 A2 और यहाँ पे क्या है B2। ये आपका क्या है, ज़ीरो कभी नहीं होगा। समझ गए ना, यहाँ पे बेसिक कंडीशन है। आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे A1 B1 A2 B2 ये कभी आपका ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन C1 C2 का वैल्यू आपका ज़ीरो हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे ये इसको और इसको क्या करे हैं, रियल नंबर के टर्म में यहाँ पे लिख के आपको यहाँ पे समझा दिए। तो ये आपका कंडीशन होता है समझने के लिए। आप यहाँ पे अभी अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ बुक में है वो तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए देख रहे हैं। तो समझने के लिए बेसिक जो भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको फोकस कीजिए आप यहाँ पे, उस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि बुक में जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है तो लैंग्वेज में तो बहुत सारा चीज़ है, तो उसको समझने के लिए आपको बेसिक क्लियर रहेगा तो आप देख के समझ सकते हैं कि बस इतना ही चीज़ है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और इसके अंदर बेसिक और कुछ भी नहीं है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसका एक जो है वो टर्म होता है, तो इसको हम यहाँ पे इस इक्वेशन को समझाने के लिए इस तरीके से बताते हैं। देखिए, एक टर्म लेंगे, ये अनुपात हो जाएगा एक वाला, एक क्या हो जाएगा आपका हलों की संख्या, मतलब कि टोटल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। और इसका क्या होता है, एक यहाँ पे आलेख निरूपण लिख सकते हैं। आलेख निरूपण मतलब कि जो आपका इसका डायग्राम किस टाइप का बनेगा, है ना, वो चीज़ हमको पता करना। और एक यहाँ पे लिख लेंगे हम युग्म, युग्म का नाम, मतलब कि जो पेड़ होगा उसका क्या नाम हो सकता है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं डाटा। इसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए समझने में। ये अनुपात हो गया, ये हलों की संख्या, आलेख निरूपण, और ये युग्म का नाम, मतलब जो पेड़ होगा उसका क्या नाम होगा। तो देखिए, इसमें क्या हो सकता है, कंडीशन क्या हो सकता है ये समझिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि A1 और A2, A1 बाई A2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, A1 बाई A2 इक्वल टू क्या होगा, B1 बाई B2। यहाँ पे A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ये चीज़ होगा। ये जब होगा, इस टाइप का कोई भी सॉल्यूशन रहेगा, इसके जगह पे देखिए हम एक इक्वेशन लेके समझाते हैं। इक्वेशन आप यहाँ पे ले लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 30, सेम जो हम पिछला इक्वेशन लिए थे वही लिख रहे हैं। और यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 30 है ना। तो ये A1 है और ये B1 है, ये C1 और ये C2 है ना। तो A1 बाई B1, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जब अनुपात क्या आएगा, 2/1 आएगा ना, 2/1 A1 बाई A1 बाई A2 2/1 और B1 बाई B2, मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 1/3। देखिए 2/1 और 1/3 दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ये चीज़ इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, A1 बाई A2 B1 बाई B2। तो एक कंडीशन ये हो सकता है, अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग है, हम सारा अभी बताते हैं। तो ये A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो इसका हलों का संख्या होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही हल आएगा, और द्वितीय हल यहाँ पे एक हल मतलब बोल सकते हैं, इसका क्या होगा, एक हल आएगा, मतलब एक सॉल्यूशन आएगा। और इसका जब आप आलेख बनाइएगा, मतलब इसका जब डायग्राम बनाएंगे हम लोग ग्राफ पे, तो वो क्या होगा, आपका प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं मतलब क्या हो गया, वहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कि यहाँ पे जो भी इसका लाइन बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन जो हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको, वो चीज़ बनेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और इसका जो युग्मक आएगा, युग्मक में क्या हो गया, जो इसका पेड़ आएगा वो क्या होगा, अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। समझ गए, एक कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन यहाँ पे बताते हैं, और इसका अभी हम डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए A1, अब इसके जगह पे क्या हो सकता है, एक तो बराबर वाला ले लेंगे हम, A1 बाई A2 प्लस, सॉरी प्लस लिख रहे हैं, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। हो सकता है ना ये चीज़ कि हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई प्लस, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेम नीचे पे भी वही चीज़ ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दो पेयर हो गया ना यहाँ पे, तो इसके जगह पे क्या होगा, 1/1 होगा ना। यहाँ पे देखिए आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट मतलब इसका गुणनांक देखना है, तो गुणनांक इसका क्या है, 1 है, इसका भी गुणनांक क्या है, 1 है, तो 1/1 1/1 1/1। तो ये चीज़ तो
इक्वल हो गया, तो इस टाइप का एक कंडीशन हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका हल आएगा इसका, ये क्या होगा आपका अनगिनत हो गया होगा, यहाँ पे होगा आपका इसका अनगिनत हल, मतलब जो है इसका सॉल्यूशन आएगा वो मेनी सॉल्यूशन आएगा। और जो इसका डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा आपका संपाती रेखा। संपाती रेखा मतलब कि आपका क्या होगा को इंसिडेंट लाइन, या इसको को लीनियर बोल सकते हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगा, समझ गए। और इसमें क्या बना था प्रतिच्छेदी, मतलब कि यहाँ पे डायग्राम बना रहा है तो यहाँ भी काट रहा है और यहाँ भी काट रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका प्रतिच्छेद किया। यहाँ पे देख लीजिए ये डायग्राम है, तो यहाँ से जब जा रहा है तो सेम आपका क्या होगा इसी पर से एक और लाइन चल जाएगा, एक ही लाइन से दो लाइन जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका कोलिनियर हो जाएगा, या कोइंसिडेंस बोल सकते हैं इसको, ये संपाती हो गया। तो और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपका आश्रित आएगा, जो इसका पेयर होगा वो एक दूसरे पे आश्रित होगा। देखिए दोनों एक इक्वल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम आश्रित बोलेंगे। इसको अविरोधी क्यों बोले हैं, क्योंकि दोनों का जो है वो अपने आप में अलग है, इसलिए इसको अविरोधी बोले हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इतना हो गया। एक कंडीशन यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका A1/A2 समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सारा कुछ आपको बुक के अंदर है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आए हैं तो समझ लीजिए बेसिक चीज़। देखिए A1/A2 B1/B2 और इज़ नॉट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे C1/C2, है ना, C1/C2 नॉट इक्वल टू, मतलब कंडीशन यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन लेके समझाते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं हम कि 2x + 2y और यहाँ पे 3 = 0, और यहाँ पे ले लेंगे हम 2x + 2y + 4 = 0। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका कॉफिशिएंट मतलब इसका गुणनांक 2 है, यहाँ भी इसका गुणनांक 2 है, और इसका वैल्यू क्या हो गया 4 है, मतलब 3/4 होगा। यहाँ पे इसको लिख के दिखा दे 2/2 = 2/2 = 3/4, इसका हम लिखेंगे अगर तो ये आएगा। तो यहाँ पे क्या है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका हल आएगा, यहाँ पे क्या होगा कोई हल नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका। और यहाँ पे इसका जो रेखा होगा ये क्या होगा आपका समांतर रेखा, मतलब डायग्राम देखिए बना के दिखाते हैं, समांतर रेखा है यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखिए डायग्राम किस तरीके से बनेगा आपका, यहाँ से एक लाइन पास हुआ है ना, एक लाइन इधर से ही पास हो जाएगा, तो ये दोनों क्या है अपने एक दूसरे पे आपका क्या हो गया यहाँ पे समांतर है, तो इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में पैरेलल लाइन। आश्रित रेख जो ये होगा आपका क्या होगा समांतर होगा, और इसका जो युग्म होगा जो इसका पेयर होगा वो क्या होगा विरोधी होगा, है ना, वो एक दूसरे को क्या है विरोधी है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इजी है। अभी सारा डायग्राम हम बना के समझाते हैं, जहाँ भी आप लोग नहीं समझे हैं और अच्छे से समझ जाइएगा। यहाँ पे 3 ही कंडीशन है, एक में क्या होगा ये बराबर नहीं होगा, एक में क्या होगा कि ये दोनों बराबर है और ये भी बराबर है तो काम चल जाएगा, एक में क्या होगा ये दोनों बराबर है और ये कट जाएगा, तो 3 ही कंडीशन ना होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ लीजिए। और बेसिक एक और कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे बताना था कि कुछ डायग्राम है बेसिक है, आप लोग समझ जाइएगा आराम से। तो देखिए एक डायग्राम हम बताते हैं कि यहाँ पे अद्वितीय हल का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपका डायग्राम कैसा होगा, देख के आप लोग बता सकते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये y' और ये x', मतलब ये निगेटिव x और ये पॉजिटिव x और ये पॉजिटिव y और निगेटिव y। तो यहाँ पे इस तरीके से मान के चलिए एक रेखा है ना, सेम रेखा हम यहाँ से एक गुजार दिए, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है आपका प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो हल होगा वो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। देखिए इंग्लिश हम यहाँ पे सारा बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग आगे पढ़िएगा तो वो चीज़ आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड डायग्राम यहाँ पे देखिए बना के बताते हैं, इस तरीके से बना लीजिए, और ये x ये y ये y' और यहाँ पे ये x' हो गया। तो एक यहाँ से गया है लाइन और एक यहाँ से लाइन चल गया, तो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, मतलब ये चीज़ क्या हो गया आपका समांतर रेखा है, जो कि हम क्या बोलेंगे पैरेलल लाइन्स है ना, समांतर रेखा है। तो इस तरीके का लाइन रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और एक डायग्राम आपका क्या हो सकता है, 3 इक्वेशन बताएं तो 3 टाइप का डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पे y है, ये x है, x' और ये y'। यहाँ से देखिए एक लाइन हम यहाँ से खींचे हैं,
तो एक तो था कि आपका यहाँ पे काट सकता है किसी लाइन को, तो काटने के बाद ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। एक हो गया कि सामने से चल जाएगा, और एक ये भी तो हो सकता है कि एक लाइन यहाँ से गया है, दूसरा लाइन बोले कि हम इधर उधर नहीं, हम भी यहीं से जाएंगे, दूसरा लाइन भी यहीं से आएगा, दूसरा लाइन भी यहीं से आएगा। देखिए दूसरा लाइन भी यहीं से, एक ही जगह पे दोनों लाइन आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को लीनियर बोलते हैं या को इंसिडेंस बोलते हैं। जिसका जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, मतलब अनेक सॉल्यूशन आता है, एक से ज़्यादा जो है वो उसका हल आएगा। तो ग्राफ इस तरीके का है बेसिकली। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट बताते हैं। दो चर वाला जो भी हम समीकरण बताए हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए अभी तो हम एक ग्राफ विधि से बताए हैं, दूसरा क्या है यहाँ पे बताए थे जो भी है वो अलजेब्रिक मेथड, मतलब एक हो गया बीजगणित के मेथड से सॉल्व करेंगे और एक ग्राफ के मेथड से। तो ये जो चैप्टर है जिसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब बीजगणित का जो भी मेथड हम लगाए थे, अभी देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जो ये सॉल्व किए थे यहाँ पे जो समझाए थे, तो इस मेथड से हम लोग सारा अभी सॉल्व करेंगे। और एक ग्राफ का मेथड होता है, तो ग्राफ वाले मेथड का डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो है हम लोग बीजगणित का जो है वो अलजेब्रिक मेथड है उसको हम डिस्कशन करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका यहाँ पे 5 जो है वो तरीका है। एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग 5 तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका तुलनात्मक विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। सेकंड है आपका प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड है आपका लुप्तीकरण विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मतलब नाम में ही सारा कुछ छिपा हुआ है, अभी डिटेल में समझाते हैं। देखिए फोर्थ है आपका ब्रज गुणन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फिफ्थ में है आपका अनुपात निर्णय विधि, मतलब बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। इसमें जो भी हम लोग को अभी पढ़ना है, तो 3 जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलिएगा कि 3 कौन सा जो इक्वेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि करते हैं। और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जो लुप्तीकरण विधि, या यही आपका विलोपन विधि भी कहीं आपको लिखा रहेगा, जहाँ पे लुप्तीकरण या विलोपन दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब कि एलिमिनेट कर दिए, मतलब उसको हटा दिए, नाम से ही इस पे कॉन्फर्म है। और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ब्रज गुणन विधि। आप लोग बचपन में भी बहुत बार किए होइएगा ये सब चीज़। तो ये सारा कंडीशन है किसी भी जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 5 जो है ये आपका तरीका होता है एक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसका जो भी अभी हम बताए हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो वहाँ पे सारा मेथड डिस्कस करेंगे। तो जो भी हम समझाए हैं उसको समझे होइएगा अच्छे से। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं अब प्रश्नावली 2A एक्सरसाइज 2A, जिसका हम लोग अति लघुत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि बोल रहा है 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मतलब इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करना है और यहाँ पे मेरा y का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो पहले हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद फिर उसी से y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या है आपका, 3x - 2y + 1 = 0। यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ पे रख लेंगे हम 3 × 1 - 2 × y + 1 = 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 - 2y + 1 = 0। अब देखिए यहाँ 3 है और एक ये 4 है, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2y + 4 = 0। यहाँ पे -2y और इधर प्लस है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y = 4/2, कैंसिल होने के बाद ये 2 आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू आपका 2 के बराबर आ गया। यही चीज़ यहाँ पे बताना था कि यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई करने के बाद कौन सा वैल्यू रखेंगे कि इस चीज़ को सेटिस्फाई कर जाए। तो मतलब यहाँ पे 2 आएगा, संतुष्ट हो गया ये चीज़। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे चेक करना है कि सही है या नहीं है। तो देखिए y के जगह पे 2 रखिएगा वैल्यू और यहाँ पे 1 रखेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 3 एकम 3, मतलब ये 3 आ जाएगा और ये 2 दूना 4 होगा। तो देखिए 4 इधर है माइनस में और 3 1 4, तो 4 - 4 कितना 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, जहाँ पे y का वैल्यू 5 बोल रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा वो बताना है इसी इक्वेशन में। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे 3x - 2y + 1 = 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम 5 रखते हैं, 3x -
यहाँ पे क्या है -2 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 5 + 1 = 0। तो 3x और ये 5 दूना 10 तो 10 और यहाँ पे +1 = 0। तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको जब कीजिएगा तो कितना होगा -9। 3x - 9 = 0 और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो +9 और यहाँ पे x रहेगा तो x = 9/3। कैंसिल होने के बाद 3, मतलब x का जो वैल्यू 3 आएगा। तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा 3, यहाँ पे पुट करके देख लीजिए 3 × 9 और 5 दूना 10, तो 9 × 1 = 10 और 10 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्नांकित में सही गलत कथनों को पहचाने। मतलब यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया गया है और बोल रहा है कि इसमें कौन ट्रू और कौन फॉल्स है, ये बताना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जिसमें बोल रहा है समीकरण 5x - 2y = 7 का हल। यहाँ पे दिया हुआ x = 3 और y = 4 है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि इसका वैल्यू ये सही है या नहीं है। तो देखिए इसको हम चेक करके यहाँ पे देखते हैं। इक्वेशन क्या है, 5x - 2y = 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5x - 2y = 7, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। x का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 3, तो 5 × 3 और y का वैल्यू दिया हुआ है 4, -2 × 4 = 7। यहाँ से कर लीजिए 5 × 15 -4 दूना 8 = 7। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है राइट साइड में भी 7 आ रहा है और लेफ्ट साइड में भी 7 आ रहा है। तो मतलब ये चीज़ यहाँ से क्या हो गया, आपका सेटिस्फाई हो गया, मतलब संतुष्ट हो गया। तो ये वाला फर्स्ट का क्या होगा, आपका सत्य होगा, मतलब ये ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसी का। सेकेंड में है प्रत्येक समीकरण युग्म ax + by + c = 0 और नीचे दिया हुआ है dx + ey + f = 0 का एक हल होता है। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन रहेगा तो उसमें एक हल, जो अगर द्विघात आपका समीकरण है तो उसका एक हल होने के लिए एक ही तो हल नहीं होगा, उसमें तो 3 कंडीशन हम बताए थे। तो तीनों कंडीशन जो अभी हम बताए हैं वो तीनों कंडीशन रहेगा तब तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है एक ही हल, तो एक हल तो नहीं होगा। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है। थर्ड क्वेश्चन देखिए अब। थर्ड में है अविरोधी समीकरण युग्म a1x + b1y = c1 और दिया हुआ है a2x + b2y = c2 का केवल एक हल होता है। आप लोग को बताए हैं अभी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे, तो यहाँ पे जब इक्वल नहीं रहेगा दोनों तो इसका जो समीकरण आएगा वो अविरोधी रहेगा। जो हम बताए थे प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, जिसमें ग्राफ में काटता है, उस टाइप का इसमें होगा। तो यहाँ पे ये रहेगा तो क्या होगा, ये चीज़ जो है वो सही होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये सही है। फोर्थ देखिए इसमें, फोर्थ में बोल रहा है इसका कि 4 के अतिरिक्त, मतलब जो 4 है उसके अलावा p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x + py जिसका वैल्यू -8 दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है 2x + 2y जिसका वैल्यू -2 दिया हुआ है। तो बोल रहा है ये अद्वितीय हल है, मतलब कि इसका जो वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, जो अभी हम ऊपर अभी बताए क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। तो इसमें भी प्रतिच्छेदी लाइन है, ये चीज़ हमको देखना है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए चौथा सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो अविरोधी बोल सकते हैं इसको, या अद्वितीय बोल सकते हैं, या एक ही हल बोल सकते हैं, सबका मतलब सेम है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए a1 का वैल्यू कितना है, 4 है, a2 का वैल्यू 2 है और b1 का वैल्यू है आपका p और b2 का वैल्यू 2 है, तो /2। अब देख लीजिए यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसको कैंसिल भी कर लीजिए तो 2 आ जाएगा। 2 इज़ नॉट इक्वल टू p/2 के बराबर है। तो ये चीज़ देखिए 2 जो है वो p/2 के बराबर नहीं है। जो कथन दिया हुआ है वो आपका सही है, मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये आपका जो इसका ग्राफ भी बनेगा तो वो प्रतिच्छेदी लाइन बनेगा, मतलब इंटरसेक्टिंग वाला बनेगा, मतलब काटने वाला, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। यहाँ से जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से काटेगा, तो ये आपका इस टाइप का जो है वो ग्राफ बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है समीकरण युग्म, जो आपका समीकरण पेड़ दिया हुआ है यहाँ पे 2 समीकरण, तो 3x + ay = 1 और दिया हुआ है bx - 2y = 3। तो हल इसका बोल रहा है, मतलब जो सॉल्यूशन है इसका वो x = 1 और y = 2 है।
तो बोल रहा है ए और बी के मान निकालें, मतलब ए और बी का जो वैल्यू आएगा वो हमको इस इक्वेशन से बताना है। तो जो इक्वेशन दिया गया है उसके जगह पे हम x का और y का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन क्या है आपका 3x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे bx माइनस 2y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एक में क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 रखिए, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखते हैं और y का वैल्यू 2 रखना है, मतलब a गुने 2 इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 2a इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे जब इसको कीजिएगा यहाँ से तो इसका वैल्यू कितना होगा 2a और ये 1 और इधर प्लस है तो इधर आएगा तो कितना होगा -3, मतलब 2a इक्वल टू -2 और a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2/2, कैंसिल होने के बाद -1 आएगा तो a का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया। तो -1 a का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो इस चीज़ को ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में भी हमको b का वैल्यू निकालना है और इसके जगह भी वही वैल्यू रखना है, मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 रखना है। तो देखिए यहाँ पे रख रहे हैं b गुने 1 माइनस 2 गुने यहाँ पे y का वैल्यू 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो b गुने 1 कीजिएगा तो b होगा -2 दूना 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 3 प्लस 4, तो b इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। यही आपको यहाँ पे बताना था। तो a का वैल्यू जो आया है वो कितना है -1 और b का वैल्यू जो है वो 7 आया है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यहाँ पे कि समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो बोल रहा है इसका कितना हल होगा, मतलब कितना सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए x है और एक y है, तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे क्या हो गया, एक चर ये है और एक चर ये है, तो इसका सॉल्यूशन जब दो चर वाला समीकरण रहेगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक से ज़्यादा होगा, है ना। तो एक से ज़्यादा होगा मतलब ये क्या होगा, अनगिनत सॉल्यूशन होगा इसका। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि x प्लस y इक्वल टू कितना है 6 है, तो x का वैल्यू आप यहाँ पे क्या रख दीजिए 1 रख लीजिए, और यहाँ पे जब 1 रखिएगा तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 6 आ गया, है ना। और यहाँ पे जब y का वैल्यू कितना होगा 6 है और इधर प्लस है तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगर इसी का वैल्यू आपको 0 भी रख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहाँ पे जब रखिएगा y इक्वल टू 6 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 0 रखें तो 6 आया, 1 रखें तो 2 आया, इसी तरीके से 2 रखिए 4 रखिए, यहाँ पे मतलब जितना भी आपको नंबर रखना है रख सकते हैं, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक से ज़्यादा आएगा, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन आएगा। समझ गए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है खाली स्थान समीकरण कहलाता है। तो जिसका एक और एक हल होगा मतलब वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और उसका जो वो होता है वो क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर। तो वो समीकरण क्या कहलाएगा आपका अविरोधी समीकरण कहलाएगा। समझ गए। हम बताए थे बेसिक में, अभी बताए हैं सारा। अब देखिए सेकंड है इसका कि वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो खाली स्थान समीकरण कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा आपका विरोधी होगा। ये हम बताए हैं अभी। अब देखिए इतना समझ गए। नेक्स्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, 6 का जो पहला है उसमें बोल रहा है युगपत समीकरण, यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि उसका कितना हल होगा, मतलब कितना सॉल्यूशन होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे जो हम बताए थे फॉर्मूला a1/a2 का जो हम लोग करते थे उसी से यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका जो समीकरण है वो पहले लिखते हैं। वो कितना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। और सेम समीकरण इसका एक क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 दिया हुआ है। ये 2 समीकरण है। तो यहाँ से a1 का वैल्यू क्या हो गया 2 है, a1 इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए a2 देखिए a2 इक्वल टू कितना है 4 है, और यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना है 3 है, b1 इक्वल टू 3 और b2 इक्वल टू 6 है। ये सब हम तो अभी बेसिक में बता दिए थे किस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं ये सब चीज़। c1 का वैल्यू कितना है 8 है, और यहाँ पे c2 का वैल्यू कितना हो गया आपका 7 है। तो मेरे पास जो डाटा है वो ये है। इस डाटा से हमको पता करना है कि ये जो समीकरण है वो आपका कौन सा इसका हल होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमको चेक करने के लिए इस सब का वैल्यू हमको बट्टा करना होगा, मतलब a1/a2 कितना होगा 2/4,
कैंसिल होगा तो कितना होगा 1/2। सेम B1/B2 3/6 कैंसिल होगा तो 1/2। और यहाँ पे क्या है C1/C2 8/7। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि यहाँ पे 8/7 आ गया ना, तो यहाँ पे ये चीज़ तो इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ आएगा। तो इस टाइप का जो भी सॉल्यूशन होगा जिसमें ये वाला आपका बराबर नहीं होगा, तो उसको क्या होगा, वहाँ पे कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब कि इसका जो आपका आएगा हल वो कोई हल नहीं होगा, मतलब इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी हल इसका नहीं होगा। आप 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए जिसमें दिया हुआ है आपका इसी तरीके से। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है और इसमें पूछ रहा है कि आपका कि इसका कितना होगा, और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2009 में पूछा है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड के अंदर आते रहता है, रिपीटेड रहता है, तो आप लोग इस सब को प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्या है इक्वेशन, x + 2y = 8 है, और क्या है 2x + 4y = जो इसका वैल्यू आएगा वो 16 है। ये हम इसलिए लिख लिए क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे माइनस है, तो माइनस इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में आएगा ना, और इधर भी जो है वो आपका ऑलरेडी ये 16 के टर्म में दिया है, तो इसको हम इस साइड ले आए हैं, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए A1/A2 कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए 2/4 इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, मतलब ये भी इक्वल है। और यहाँ पे 8/2 8/16, तो यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा तो 1/2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब जब हम मेरा ये तीनों इक्वल ही रहेगा तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जब तीनों आपका बराबर है तो इसका सॉल्यूशन आएगा अनगिनत, मतलब एक से ज़्यादा आप जितना भी हो सकता है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा आपका अनगिनत सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक से ज़्यादा उसका सॉल्यूशन आएगा, मेनी सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वो चीज़। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण निकाय, मतलब इसका मतलब सेम होता है, निकाय मतलब कि पेयर दिया हुआ है, और यहाँ पे 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11 के कितने सॉल्यूशन होंगे। बिहार बोर्ड 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो हमको इससे मतलब नहीं है कि कब पूछा है, लेकिन आपका जो पैटर्न होता है ना एग्जाम में वो देखिए सेम ही होता है। आप जो बनाइएगा जिस पैटर्न से वो, तो ये पैटर्न मतलब इस तरीके से आप लोग बना के लिख दीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से बनाइएगा। यहाँ पे हम ये शॉर्टकट में बनाए हैं, सेम उसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो देखिए A1/A2 देखेंगे तो कितना है 2/6 है, और देखिए यहाँ पे जो है वो B1/B2 कितना है 3/5 है, तो 3/5 यहीं देख लीजिए, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल जब नहीं है तो ये हम आपका तीसरा बना रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होता है फॉर्मूला A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा ये चीज़ यहाँ से, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक और केवल एक ही आएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जो हम बताए थे अभी वही चीज़ है यहाँ पे, कि ये चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अति लघुत्तरीय है, आप यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद भी, इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं एक और केवल एक हल, बस हो गया, इतना ही बनाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 में है यहाँ पे कि यदि युग्म A1x + B1y + C1 = 0 और बोल रहा है कि A2x + B2y + C2 = 0 के लिए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो इन समीकरणों के कितने हल होंगे। मतलब कि यहाँ पे हम अभी बताएं कि जब इस टाइप का रहेगा तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक और केवल एक होगा, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब कि अद्वितीय सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं वो चीज़ होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा, बस वही लिख दीजिएगा आपकी अद्वितीय सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल या एक और केवल एक हल। अब देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पे, बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी मतलब कंसिस्टेंस या विरोधी इनकंसिस्टेंट या आश्रित डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होगा उसका, तो वो चीज़ हमको बताना है कि क्या होगा। तो फर्स्ट में दिया हुआ है इसमें 5x - 3y 11 = 0 और 6y - 10x + 22 = 0। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम वहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि इसका क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 5x - 3y - 11 = 0, और सेकेंड है आपका 10x और यहाँ पे +6y + 22 = 0। 10x को हम इस साइड ले लिए हैं जो माइनस है, इसलिए यहाँ पे लिख लिए हैं डायरेक्ट, क्योंकि पहले x वाला है तो x वाला टर्म लिखिएगा ना, इसलिए हम इस तरीके से लिखे हैं।
क्वेश्चन में आपका जो पहले 6y दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे a1/a2 हम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा a1/a2। तो चेक कर लीजिए 5/10, तो 5/-10। आप इसको लिख भी सकते हैं, a1 इतना है, b1 इतना है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ये कितना होगा आपका -1/2 होगा, माइनस नीचे है तो ऊपर आ जाएगा -1/2। अब चेक करेंगे b1/b2 कितना है 3/6 जो कि माइनस में यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ये कितना होगा -1/2, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल रहेगा तो आपको C1 भी चेक करना है। तो देखिए C1/C2 भी चेक करेंगे तो कितना होगा -11/22 कैंसिल होने के बाद 1/2 जो कि माइनस में है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2 आया है। तो यहाँ पे जब आपका तीनों जो बराबर होगा, तीनों जब बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ तीनों बराबर है, तो आपका इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो ये क्या होगा आपका आश्रित होगा, मतलब एक दूसरे पे क्या होगा आपका डिपेंडेंट होगा, समझ गए। तो यहाँ पे इसका क्या होगा आश्रित सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये चीज़ आपका इस पे एक दूसरे पे आश्रित होगा, मतलब डिपेंडेंट होगा, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे 2r-3s इक्वल टू 8 और 4r-6s इक्वल टू 9। सेम चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वेशन जो दिया हुआ है तो आप तो देख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं a1/a2 का वैल्यू। तो a1/a2 देखिए सेकंड क्वेश्चन बना रहा है, तो a1/a2 कितना हो जाएगा आपका 2/4, कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया। अब देखिए b1/b2 चेक कर लीजिए, b1/b2 कितना है 8/9 है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो 8/9 आ गया, मतलब कि आपका a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए सारा चेक नहीं करना होता है आपका, जब दो गो यहाँ पे पता चल गया कि ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये विरोधी हो जाएगा, यहाँ मतलब ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी का बनाते हैं, तो तीसरा यहाँ पे बना लेते हैं। तीसरा में आपका दिया हुआ है 3/2l + 5/3m इक्वल टू 7, 9l - 10m इक्वल टू 14। तो यहाँ पे फ्रिक्शन में दे दिया है, मतलब कि भिन्न में दे दिया है, तो कोई बात नहीं, भिन्न में है तो है। हम पहले चेक करेंगे a1/a2। तो a1 का वैल्यू कितना है 3/2 है, और जो b1 का वैल्यू है वो 9 है, तो 9/1 लिख सकते हैं हम इसको। 9/1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 × 1 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाता है, तो ये कितना होगा 3/18। a1/a2 का रेशियो ये आया है। सेम चेक करेंगे b1/b2 का वैल्यू। तो देखिए b1/b2 का वैल्यू ये कितना हो जाएगा आपका 5/3, और जब इसको इधर कीजिएगा तो 5/3, तो और ये दिया हुआ आपका -10, तो यहाँ पे लिखेंगे -10/1, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। 5/3 × 1/-1/10, तो ये कितना हो जाएगा आपका -5/13। तो देखिए अभी जो ये बनाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम ये भी लिखे हैं 8/9, ये मिस्टेक से हो गया है। यहाँ पे ये चीज़ है आपका C1/C2 का वैल्यू 8/9, लेकिन यहाँ पे b1/b2 आएगा -3s और ये -6s है, तो -3 और ये -6। तो यहाँ पे जब -3 और -6 है, तो इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/2 के बराबर, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, समझ गए। इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ पे C1/C2 होगा, ये C1/C2 का वैल्यू था, समझ गए। तब यहाँ पे ये विरोधी आएगा। यहाँ पे ये चेक किए हैं तो दोनों का वैल्यू अलग आ रहा है, तब हमको यहाँ पे समझ में आया इस चीज़, समझ गए। तो ये विरोधी आ गया, और ये आपका -5/30 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा आपका, ये आपका a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, समझ गए। b1/b2 ये चीज़ है। तो यहाँ पे जब ये चीज़ रहेगा तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा आपका अविरोधी होगा। अविरोधी होगा, अविरोधी का मतलब क्या होता है कंसिस्टेंट होगा, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, यहाँ से लघु उत्तरीय स्टार्ट हो रहा है। तो 9 का पहला में बोल रहा है आपका x + 2y = 8 और 4y - 3x = 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x = 6 y = 1 आया, क्या उसका उत्तर सही है? सकारण लिखे, मतलब कि यहाँ पे कारण भी बताना है कि वो चीज़ इसका आंसर है वो सही है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू जो भी है आया हुआ उसके जगह पे हम पुट करके देखेंगे, तब तो पता चलेगा कि वो चीज़ सही है या नहीं है। तो दोनों इक्वेशन में चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं, कितना है आपका इसका वैल्यू x + 2y = 8 है ना।
तो यहाँ पे हम वैल्यू x इक्वल टू कितना बोल रहा है, 6 बोल रहा है, और y इक्वल टू 1 रखेंगे, जो कि आपका स्टूडेंट का जो है वो वैल्यू आया है। तो इसको यहाँ पे रखिए, 6 + 2 × 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। 6 + 2 इक्वल टू 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू 8। तो ये चीज़ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड चेक करते हैं इसी का। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4y - 3x इक्वल टू 11। यहाँ पे रखिए x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 1। तो ये कितना होगा, 4 गुने पहले y दिया हुआ है ना, तो y के जगह पे 1 रखेंगे। 4 गुने 1 - 3 × 6 इक्वल टू 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 6 × 18, तो -18 इक्वल टू 11। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो -14 और 11। तो ये चीज़ देखिए बराबर नहीं है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल, तो ये चीज़ तो बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये मेरा बराबर आ गया और ये यहाँ पे बराबर नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा कि यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो x का वैल्यू और y का वैल्यू हम यहाँ पे रखे हैं इक्वेशन में, तो ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या है, 4y - 3x इक्वल टू 11। इस इक्वेशन में क्या है, ये चीज़ संतुष्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या होगा आपका, इस इक्वेशन के लिए वो वेरीफाइड नहीं है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में आपका 2 इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 है। क्या उसका उत्तर सही है या नहीं है? तो जो इक्वेशन है वो लिखिए। ये आपका 9 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या है आपका, x + y इक्वल टू 3। तो x + y इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू क्या रखना है हमको, 2 और y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, 3। तो 3 इक्वल टू 3 हो गया। फर्स्ट के लिए ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब सेलेक्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है इसका, जो है वो देखिए, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल टू 1। तो 2x - 3y इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कर लीजिए। x का वैल्यू कितना रखना है, 2, और y का वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 - 3 इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसका, ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे ये और ये दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इस जो विद्यार्थी है, ये स्टूडेंट है, इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब जो इसका उत्तर है वो सही है। समझ गए, तो ये चीज़ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां का पहला में बोल रहा है कि 2 चरों में समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है ये, और यहाँ पे बोल रहा है संतुष्ट मान युग्मों के भुज कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि का सारणी भरकर पूरा करें। तो आप लोग जानते हैं भुज या कोटि क्या होता है। भुज मिस हो गया आपका x कोऑर्डिनेट वाला, और y वाला क्या हो गया आपका, कोटि हो गया। ये हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए थे, जो आपका नियामक ज्यामिति होता है, उसमें सारा अच्छे से बताए थे भुज कोटि क्या होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो आप लोग वो चीज़ पढ़े हैं नियामक ज्यामिति, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। भुज कोटि मतलब भुज x वाला हो गया और कोटि जो है वो y वाला हो गया। तो इसके जगह पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, तब तो मेरा ये और ये जो मतलब खाली स्थान जो भी इसका दिया हुआ वो निकल पाएगा। तो देखिए इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए आप, कितना है ये, 3x - 2y इक्वल टू 9। x का वैल्यू 3 रखेंगे जब यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट के लिए, तो 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 - 2y इक्वल टू 9। 3 3 9 - 2y इक्वल टू 9, और यहाँ पे -2y, और यहाँ पे देख लीजिए 9 है और ये 9 है। तो 9 - 9 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब y का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली स्थान में 0 भर दीजिए। अब देखिए y का वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो मतलब x का वैल्यू इसमें -1 रखना है। तो 3x - 2y इक्वल टू 9, -1 रखिए वैल्यू। 3 गुने -1 - 2y इक्वल टू 9, -3 - 2y इक्वल टू 9 हो जाएगा। और देखिए ये -2y, और इधर माइनस है तो इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +3, मतलब -2y इक्वल टू 11, और y इक्वल टू जो है ये देखिए 9 3 12, तो 9 3 12 होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/2। ये माइनस में है तो इधर आएगा, तो ये माइनस आ जाएगा इधर, तो इधर माइनस लग जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो y का वैल्यू आएगा वो कितना होगा आपका, -6 आ जाएगा। तो y का वैल्यू -6 आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए -6 होगा इसका वैल्यू। समझ गए। अब इस कोऑर्डिनेट के लिए चेक करते हैं। तो ये वाला, तो यहाँ पे लिखिएगा 3x -
2y इक्वल टू 9। इसमें कितना रखना है, y का वैल्यू 3 रखना है। तो 3x माइनस 2, इसके जगह 3 दिया हुआ है तो 3 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3x 3 दूना 6 माइनस 6 इक्वल टू 9। 3x और यहाँ पे 9 और इधर माइनस है तो इधर होगा था +6। तो 3x इक्वल टू 9 6 15 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/3 कैंसिल हो गया, 5 5 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 भर दीजिए। अब सेम इसी तरीके से बोल रहा है यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखने, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। 3x माइनस 2 गुने 0 इक्वल टू 9। तो ये 3x और ये टर्म तो सारा 0 हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ कितना होगा -0 इक्वल टू 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x और इधर 9 हो गया। तो x इक्वल टू 9/3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 आ गया। समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग को बनाना है, एक एक वैल्यू यहाँ पे डाल के चेक करना है कि क्या होगा। तब इस तरीके से खाली स्थान भरा गया है ना। नेक्स्ट बताते हैं अब इसका। देखिए 10 का दूसरा में बोल रहा है एक घातीय समीकरण। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पे 2 चर वाले समीकरण। चर मतलब क्या हो गया x और y टर्म, और घात में क्या हो गया इसके ऊपर जो पावर है। मतलब सेम है कि हम लोग का जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक मीन्स क्या हो गया आपका 1 होगा, मतलब उसका पावर 1 होगा। तो एक घातीय समीकरण का मतलब क्या हो गया कि इसका पावर 1 है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे एक घातीय समीकरण -2x + 5y - 7 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाले मानों के युग्म, मतलब उसका जो पेयर होगा, मतलब उसका जो जोड़ा होगा, उसके लिए बोल रहा है कि भुज या कोटि सारणी में दिए गए तो रिक्त स्थान में भुज कोटि को भरकर सारणी पूरा कर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x - 2x - 5 + 5y - 7 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखना है। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे, 2 गुने 0 + 5 इंटू y - 7 इक्वल टू, तो ये तो 0 हो गया, +5y - 7 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा -5y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/5 आ गया। सेम इसी तरीके से इसका चेक करेंगे। तो इसमें y का वैल्यू 0 रखेंगे, 2x + 5y - 7 इक्वल टू 0। 2x + 5 इंटू 0 - 7 इक्वल टू 0। तो ये 2x और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये -7 इक्वल टू 0। मतलब 2x इक्वल टू, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 7/2। यहाँ भी 7/2 रखिएगा तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताना था कि किस तरीके से हम इसको रखेंगे कि इसका वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर जाए। देखिए अगर आपको इसी में चेक करना है कि मेरा जो x का वैल्यू 7/2 आया है ये सही है या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 7/2 रखिए x के जगह पे। तो 7/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 7 हो जाएगा। और ये टर्म के जगह पे y के जगह पे 0 है तो ये तो ऑलरेडी 0 है। तो 7 - 7 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो गया। इस तरीके से चेक करते हैं। अब देखिए 2x + 5y - 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 रखना है वैल्यू x के जगह पर। 2 गुने 1 + 5 इंटू y - 7 इक्वल टू 0। तो 2 + 5y - 7 इक्वल टू 0, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 7 और ये 2 है तो ये आपका -5 हो जाएगा। 2y इक्वल टू -5 इधर हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। मतलब y इक्वल टू आपका इधर प्लस में आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा। 1 वैल्यू जब यहाँ पे रखिएगा तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ गए। y के जगह पे 1 रखिएगा तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाएगा। अब देखिए सेम है 2x - 5y - 7 इक्वल टू 0। इसके जगह पे -1 रखेंगे, मतलब y के जगह पे 2x माइनस और -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 से तो +5 - 7 इक्वल टू 0। 2x, अब देखिए 5 7 है तो यहाँ पे घटाइएगा तो -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस, मतलब x इक्वल टू 2x इक्वल टू इधर लाइएंगे तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 2/2 कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू इसका क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका 10वां का दूसरा था। अगर अभी तक जो बताए हैं वहाँ समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को समझा दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहला है, इसमें समीकरण दिया है और बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में हल लिखें। मतलब प्राकृतिक संख्या का जो पेड़ होगा उसमें हमको इसका जो है वो हल बताना है। जोड़ा में लिखिएगा, यहाँ पे x + 2y इक्वल टू 9 दिया हुआ है मेरा इक्वेशन। तो इसके जगह पे हम क्या वैल्यू रखें कि इस चीज़ को सेटिस्फाई कर जाए। तो हमको यहाँ पे y का वैल्यू डाल के चेक करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, x वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 9 है और इसको इधर लाएंगे तो -2y लिख लेंगे, है ना। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं है ना। y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा यहाँ से। तो देखिए y इक्वल टू हम रखते हैं 1, इसमें आप x का भी वैल्यू रख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगा, तो देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे y का वैल्यू 1 रख के दिखाते हैं। तो y का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 2 × 1, तो ये 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इसका जो एक समुच्चय आएगा तो ये आ गया आपका 7 और 1, क्योंकि ये x का वैल्यू है ना 7, y का वैल्यू हम 1 रखें तो x का वैल्यू तो पहले हमको x वाला लिखना है फिर y वाला लिखना है। अब देखिए इसी के जगह पे हम जो है 1 रखते हैं वैल्यू। तो देखिए अगर आप इसके जगह पे 1 रखिएगा वैल्यू तो क्या आएगा, देखिए x का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, x इक्वल टू 1 रख रहे हैं जब, तो x इक्वल टू 1 रखिएगा तो कितना होगा, ये 1 + 2 y के जगह y हो जाएगा और इक्वल टू 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 है। तो इधर लाएंगे तो ये कितना होगा 2y और 9 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y, 9 में से इतना जाएगा तो 8 हो जाएगा, y इक्वल टू 8/2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 4 आ गया। तब x का वैल्यू जब हम रखेंगे तो एक समुच्चय आ गया 1 और 4 के जगह पे, है ना। तो एक तरीका है कि आप y का वैल्यू रख दीजिए और एक तरीका x का वैल्यू रख दीजिए, दोनों मेथड से आप कोई में भी रखिएगा तो आ जाएगा, समझ गए। इसी में हम चेक करते हैं, तो 2 मेरा आ गया। अब इसी तरीके से हम x का वैल्यू 3 रखते हैं, x इक्वल टू 3 रख लीजिए, तो x इक्वल टू 2 रखते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या है, x + 2y = 9 है, तो 2 + 2y = 9, तो यहाँ पे 2 है तो 2y = 9 - 2 हो जाएगा, y इक्वल टू जो है वो यहाँ पे y है, देखिए 2y और 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, y इक्वल टू आपका 7/2 आ जाएगा। जब 2 रखिएगा इसका वैल्यू तो y का वैल्यू 7/2 आएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा आपका 7/2, समझ गए। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। नहीं तो आप देखिए y का वैल्यू भी 2 रख के हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जब y का वैल्यू 2 रखिएगा तब क्या आएगा, तो देखिए x + 2y = 9 है, y का वैल्यू 2 रख लीजिए। इसमें कुछ भी रख सकते हैं, इसमें वैसा वो नहीं है क्योंकि हमको प्राकृतिक संख्या बोल रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। 2 × 2 = 9, x = 4 = 9, x = 9 - 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो x के जगह पर यहाँ पे 5, तो 5 और इसका पेयर कितना हो गया, ये 5 और y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका जो भी समुच्चय आया है उसको आप एक तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक हम लिख लेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 आया है, फिर कितना है यहाँ पे 2 रखे हैं तो इसका 7/2 आया है, फिर यहाँ पे y का वैल्यू 2 रखें तो ये 5 और 2 का पेयर आया है और एक आया है आपका 7 और 1 का आया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बताते हैं अब इसका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 11 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बनाना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले समीकरण 3x + y = 1 है। तो इसके जगह पे हम जब x = 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 × 1 + y = 1, 3 + y = 1, तो y का जो वैल्यू आएगा मेरा यहाँ से 1 - 3, तो y = -2 आ गया। 11 दिया हुआ है और हम 1 लिखे हैं तो गलती होगा यहाँ पे, तो इसको 11 कर लीजिए, है ना। 11 में से 3 मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 8 आएगा, y = 8 आएगा, समझ गए। फिर देखिए x का वैल्यू यहाँ से जब हम 2 रखेंगे, x = 2 रखिए तो कितना है आपका इक्वेशन 3x + y = 11, 3 × 2 + y = 11, 3 दूना 6 + y = 11, और जब इसको करेंगे y = 11 में से 6 जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 5 होगा, तो 2 रखिएगा तो इसका वैल्यू 5 आएगा। सेम इसी तरीके से चेक करेंगे, x = 3 रखेंगे तो 3 × 3 + y = 11, 3 × 9 + y = 11, y = 11 - 9, तो 11 में से मतलब 11 - 9 कितना होता है 2 होता है। तो इस तरीके से 3 के वैल्यू पे भी आएगा, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, कोई वैसा वो नहीं है। तो देखिए हम इसका जो समुच्चय आया है वो इस तरीके से लिखते हैं, x का वैल्यू 1 है तो x = 1 पे कितना है, y का वैल्यू 8 आया है, 2 रखे हैं तो इसका वैल्यू 5 आया है, 3 रखे हैं तो इसका वैल्यू 2 आया है, 3 रखे हैं तो इसका वैल्यू 2 आया है। तो इस तरीके से आप जितना भी रख सकते हैं, वैसा कुछ वो नहीं है, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, आप लोग तो इस तरीके से सीख गए। तो जो है वो
इस तरीके से वैल्यू रखिए और इसका आंसर ला सकते हैं आराम से। देखिए आज हम लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज 2A का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए हैं और इसका जो भी बेसिक्स है चैप्टर का समझने के लिए वो सारा हम इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो आप लोग जो भी बेसिक है उसको पढ़िए और वहाँ से आप लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसको खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं बने तब आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है, नहीं तो बेसिक समझने के बाद आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। समझ गए? आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी आगे वाला आपका क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का है वो सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम सारा क्वेश्चन जो बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपका सारा नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और भी सारा प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, अगर आप लोगों ने जिस चैप्टर को नहीं पढ़ा है उसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं।